ओके, मंजिल लेजेंड्स के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बाय एमएसएम सर को रिवाइज करेंगे। चलो, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हम लोग मैक्सिमा से आगे कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब पहले वाले पार्ट के अंदर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, रेट मेजर, मोनोटोनिसिटी, इतना कवर करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा, ग्राफ ऑफ क्यूबिक, सब पार्ट 2 के अंदर कवर हो जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कवर करने वाले हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, अगर ये कर्व है तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा रहेगा और नॉर्मल ऐसा रहेगा, और इन दोनों के बीच में ये रिलेशन रहेगा। If a curve with equation of form y is equal to ax to the power 4 plus bx cube plus cx plus d has zero gradient at the point 0, 1 and also touches the x-axis at the point -1, 0 when the values of x for which the curve has negative gradient. The values of x for which curve has negative gradient. x के वो वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पे इस कर्व का ग्रेडियंट dy/dx नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे dy/dx नेगेटिव रहेगा। dy/dx निकाले नेगेटिव रहेगा, हमको ढूंढना है। उससे पहले हम लोग को a b c d फाइंड करना है। उसके लिए ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है। ये एक लाइन के अंदर ही हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए, कर्व y इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d। दिस इक्वेशन है ज़ीरो ग्रेडियंट एट पॉइंट 0, 1। पहली चीज़ तो आप ये सेटिस्फाई करो 0, 1 ये इक्वेशन में लाई करता है। दूसरी बात, इस पॉइंट पर dy/dx 0 आने वाला है। ये दोनों चीज़ आप सेटिस्फाई कर देना। पहला वाला, ये पॉइंट इस कर्व में लाई करता है, डालने पर d की वैल्यू 1 मिली और 0 ग्रेडियंट dy/dx की वैल्यू 0 है, 0, 1 पॉइंट है, इससे c की वैल्यू मिल गई। अब आगे क्या है, टचेस दी एक्स एक्सिस। टच का मतलब होता है छू के निकलना। वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब एक्स एक्सिस को छू के निकल रहा है। इसका मतलब वहाँ पे ग्रेडियंट 0 रहेगा। टचेस दी एक्स एक्सिस एट पॉइंट -1, 0। -1, 0 इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे। करवाने पे ये वाला इक्वेशन, डी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करने पर ये वाली इक्वेशन आ गई। और हाँ, आगे देखो, टचेस दी एक्स एक्सिस मतलब ग्रेडियंट 0, dy/dx के अंदर इस पॉइंट पे, सॉरी ये वाले पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 कर दो, एक और इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब a b c d सब पता है, ये वाली इक्वेशन में डाल देना, dy/dx निकाल लेना। फिर dy/dx कहाँ पे नेगेटिव होगा देख लेना, x < 1 पे हो जाएगा, टिक कर दो। The line let L be a line which is normal to the curve at point P on the curve. Line L is normal to the curve. एक कर्व है जिसका नॉर्मल लाइन L है, एट पॉइंट P से पास कर रहा है वो, और P की वैल्यूज़ पता नहीं, अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। और आगे बोला है, इफ़ पॉइंट Q lies on line L and O is origin, then area of triangle OPQ is equal to, इफ़ Q lies on line L, अगर लाइन L के ऊपर पॉइंट Q लाई करता है और O एक ओरिजिन है, O इज़ ओरिजिन, तो फिर Q O P क्या है, P Q क्या लिखा है यहाँ पे, OPQ, OPQ को ज्वाइन करने के बाद एक ट्राइंगल बनेगा। इसका एरिया पूछ रहे हैं वो। इसका एरिया निकालने से पहले हम लोग को O पता है, Q भी पता है,
पी नहीं पता, अल्फ़ा कॉमा बीटा ढूंढना है सबसे पहले, उसके बाद एरिया आराम से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा कॉमा बीटा निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट से स्लोप बना देंगे, ये 2 पॉइंट से स्लोप निकालेंगे और उसको इक्वेट करेंगे यहाँ पे जो ये कर्व के ऊपर टैंजेंट लाई कर रहा है ना इस पॉइंट पे, ये टैंजेंट के नेगेटिव इन्वर्स से इक्वेट कर देंगे। जब हमको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट से हम लोगों ने स्लोप बना दिया और उसको इक्वेट कर दिया, यहाँ से टैंजेंट निकला था ना, टैंजेंट नॉर्मल के रिलेशन से नॉर्मल का टैंजेंट निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ पे बताया है कैसे निकाला है। टैंजेंट का स्लोप से नॉर्मल का स्लोप इक्वेट करने पर बीटा को भी अल्फ़ा के टर्म्स में लिख दो, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, बीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद एरिया निकालना ये वाले फॉर्मूले से बहुत आसान है। इफ़ टैंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इफ टैंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए बी is also tangent to the curve something at point 2, minus 1, then 2a plus 9b क्या है, 2a plus 9b से पहले a b निकालो, a b पूछ रहे हैं वो। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कर्व है, पॉइंट ए बी से एक टैंजेंट जा रहा है, वही टैंजेंट दूसरे कर्व को भी टैंजेंट बन रहा है एट पॉइंट 2, माइनस 1। हम लोग को ए बी ढूंढना है। हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। टैंजेंट है ना ए बी से जा रहा था, यहाँ पे वो 2, माइनस 1 से पास हो रहा था टैंजेंट। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोग टैंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। ये वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया और इसके अंदर 2, माइनस 1 डाल दिया, स्लोप मिल गया 22। ये सी स्लोप को इसके स्लोप से इक्वेट कर देना, कितना आसान है। तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेट करने के बाद a की वैल्यू मिल गई, a के दो वैल्यूज़ मिले हमको, 3 और -7/3। इनमें से कोई एक सही है, कोई एक सही है, एक गलत है। क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा कैसे हो रहा है, एक सही और एक गलत, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेट क्या किया था, इस वाले कर्व के इस वाले पॉइंट से पास होने वाले टैंजेंट का स्लोप निकाला था हम लोगों ने। स्लोप की वैल्यू 22 मिल गई थी और हम लोगों ने देखा कि इस कर्व के ऊपर टैंजेंट का स्लोप 22 कहाँ पर बन रहा है। तो हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिल गए, एक तो ये वाला पॉइंट जो हमको चाहिए था, एक और ये वाला पॉइंट। ये एग्जांपल लेके बता रहे हैं आपको, एक और ये वाला पॉइंट, समझ रहे हैं ना। ये वाले पॉइंट से जो टैंजेंट जाएगा ना, वो इस वाले कर्व को टैंजेंट नहीं बनेगा, ये वाले कर्व को टैंजेंट नहीं बनेगा, लेकिन ये वाले पॉइंट से जो टैंजेंट जाएगा ना, वो इस वाले कर्व को टैंजेंट बन रहा है। यहाँ पे हम लोगों को ये वाला पॉइंट चाहिए। ओके, इन दोनों में से कौन सा पॉइंट सही है पता करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट से स्लोप निकाल दो और उसको 22 से इक्वेट कर दो। ये 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लिया हम लोगों ने, यहाँ पे लिख लिया, उसको 22 से इक्वेट कर दिया। बी को ए के टर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग इस वाले इक्वेशन से। बी को ए के टर्म्स में लिखने के बाद ए की इक्वेशन मिल गई। ये वाली ए की इक्वेशन के अंदर आप ये दोनों को पुट करके देखो कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट एंड बेस्ट। ये वाला मेथड भी है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चलेगा। इसके अंदर क्या किए हम लोग, डायरेक्टली ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट से स्लोप निकाल के 22 से इक्वेट कर दिया। 22 से इक्वेट करने के बाद ये वाली इक्वेशन मिल गई और हम लोग ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, जो कि क्यूबिक है, सॉल्व करना मुश्किल होता है।
देखिए यहाँ पे फिर एक बार फिर से देखेंगे उसी चीज़ को। ये कर्व है, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये सब ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आ जाइए। ये दो पॉइंट्स को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया और 22 से इक्वेट कर दिया। ये दो पॉइंट्स से स्लोप निकाले और 22 से इक्वेट कर दिया। क्यूबिक में आ गए हम लोग, ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने ये दो पॉइंट्स से फिर से स्लोप बना दिया और उसको इससे इक्वेट कर दिया। ये भी स्लोप ही है, लेकिन इस कर्व से इस पॉइंट पे स्लोप निकाला हम लोगों ने। इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, तो ये वाला इक्वेशन बन गया। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अंदर से ए क्यूब और ए क्यूब को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके ए की वैल्यू, फिर बाद में बी की वैल्यू, हो गया काम। और सर ने है ना अलग तरीका इस्तेमाल किया था। हम लोग सबसे पहले स्लोप कितने कितने बना सकते हैं वो बताएंगे। आप स्लोप इस वाले कर्व से भी निकाल सकते हैं, 22 आ जाएगा। इस वाले कर्व से भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्स की जगह पे ए लिख दो, ऐसा आ जाएगा। और आप ये दो पॉइंट से भी स्लोप निकाल सकते हैं, ऐसा आ जाएगा। और आप ऐसा भी मान सकते हैं, ये एक लाइन है ना, ये लाइन के अंदर से कोई पॉइंट एक्स एंड वाई और दिस पॉइंट, इन दोनों से स्लोप निकाल सकते हैं, यहाँ पे है। और ऐसा भी कर सकते हैं, एनी पॉइंट एक्स वाई और ये ए बी, इन दोनों से स्लोप निकाल सकते हैं। सर ने इन दोनों का इस्तेमाल किया था। इस चीज़ को इसके साथ इक्वेट किया था सर ने, और इस चीज़ को इसके साथ इक्वेट किया और सॉल्व किया था। एक और क्वेश्चन था मुझे, जब इसको इसके साथ इक्वेट किए थे तो इसको भी इसके साथ इक्वेट करने पर आंसर जल्दी आना चाहिए बोल के ऐसा जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। आंसर और लेंथी हो जा रहा था, देखो आगे कैसे हो रहा था वो। चलो सर का मेथड यहाँ से शुरू होता है। सर ने क्या किया था, सबसे पहले तो दो पॉइंट से स्लोप निकाला यहाँ पे और उसको 22 के साथ इक्वेट किया। फिर अलग दो पॉइंट से स्लोप निकाला और उसको इस वाले स्लोप से इक्वेट किया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे पहुँच गए थे सर, और इसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे पहुँच गए थे। अब ये दो चीज़ को कैसे सॉल्व किया था देखना है आप को। यहाँ पे शुरुआत में तो लगेगा कि इसके अंदर तो और मुश्किल है सॉल्व करना। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स है, वाई है और ए क्यूब है। यहाँ पे तो वेरिएबल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी जल्दी। लेकिन आगे देखिए, ये दो लाइन है ना, आइडेंटिकल लाइन्स बनते हैं, क्योंकि सेम ही तो निकाल रहे हैं हम लोग लाइन, सेम ही लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं। तो आइडेंटिकल लाइन से वो, तो आइडेंटिकल लाइन्स के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया सर ने, वो दो सेटिस्फाई कराने पर ये आ गया। यहाँ पे एक बार इन दोनों को सेटिस्फाई करा के ए की वैल्यू ये मिल गई, फिर इन दोनों को सेटिस्फाई करा कर ए की वैल्यू ये मिल गई। ए की वैल्यू इन दोनों में से ये वाली कैंसिल हो गई और ये वाली सेटिस्फाई कर रही थी, तो हम लोग को मालूम पड़ गया ए इज इक्वल टू 3 द राइट आंसर। और मैं क्या सोचा था, यहाँ पे इसको 22 के साथ इक्वेट किया था, तो इसको भी 22 के साथ इक्वेट करने पर क्या प्रॉब्लम आ रहा था देखेंगे। अगर इसको 22 के साथ इक्वेट कर देंगे देखो, तो हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, ऐसा वाला इक्वेशन बनेगा। जो इस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग ऐसा करेंगे ना, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये सॉल्व करना और मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये दोनों भी 1 के बराबर हो गए हैं, 1 बाय 1 हो गया ये भी। उसके बाद हम लोगों को क्यूबिक को सॉल्व करना पड़ रहा था। इस केस के अंदर क्यूबिक से पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके ए के दो वैल्यूज़ निकल गए थे, फिर उसको क्यूबिक के अंदर डालकर हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी, इसीलिए ये काम कर गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्यूबिक बच गया था, इसीलिए हम लोगों को सॉल्व करना
मुश्किल हो गया था। ओके, इफ एंगल मेड बाय टेंजेंट एट पॉइंट x नॉट y नॉट ऑन कर्व x is equal to something, y is equal to something, with a positive x axis is pi by 3, then y naught is, एक कर्व है x नॉट कॉमा वाई नॉट के ऊपर एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट का स्लोप √3 है, तो वाई नॉट क्या है पूछ रहे हैं। कितना आसान सवाल है। वाई नॉट निकालना है हम लोगों को। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लोप दिया गया है, स्लोप को dy/dx से इक्वेट कर देना। dy/dx हम x के टर्म्स में ही तो आ जाएगा, x² x³ जो भी आ जाएगा x के टर्म्स में आ जाएगा। उसी x को √3 से इक्वेट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस इसमें क्या डिफरेंस है बोले तो x के टर्म्स में नहीं आएगा, t के टर्म्स में आ जाएगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी t को यहाँ पे पुट कर देना है हम लोगों को, y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो वही किया हम लोगों ने, सबसे पहले dx/dt और फिर dy/dt, और इन दोनों को डिवाइड करके dy/dx मिल गया। इस dy/dx मिल गया ये t के टर्म्स में। इसी को √3 के साथ इक्वेट कर दिया तो t की वैल्यू मिल जाएगी, वो इसी t की वैल्यू इसमें पुट करके y की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ पे कैलकुलेशन है आगे, इसका कैलकुलेशन आगे सॉल्व किया हम लोगों ने। सिंप्लीफाई करने के बाद डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, फिर इनको सम ऑफ 2 एंगल्स के टर्म में, फिर आपको टी की वैल्यू मिल गई थी। लेट m and n be number of points where curve, this curve, number of points on curve where tangent to curve are parallel to x axis and y axis respectively। m नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जहाँ पे टेंजेंट है ना x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और n नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे टेंजेंट y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो m + n पूछ रहे हैं, बहुत आसान। इसके ये कर्व को डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लेना, dy/dx निकल गया। फिर dy/dx को 0 के साथ इक्वेट कर दो, आपको m मिल जाएगा। 0 के साथ इक्वेट करने पर y की वैल्यू 2/9 आ गई। इसके बाद में सर ने चेक किया कि ये 2/9 इस इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई होगा या नहीं। यहाँ पे मैं भी पहले कंफ्यूज था, सेटिस्फाई करा के क्यों देख रहे हैं, हम लोग तो उसी इक्वेशन से डिफरेंशिएट करके ये वाली इक्वेशन लाए थे, फिर इसी को इक्वेट कर रहे हैं 0 से, सेटिस्फाई कराने की क्या ज़रूरत थी। फिर बाद में याद आया कि हम लोग अगर कोई ऐसा भी इक्वेशन दे हमको 1/1/x, इसको हम लोग x डायरेक्टली लिख नहीं सकते। हम लोगों को सबसे पहले डोमेन चेक करके x इज़ नॉट इक्वल टू 0 बोलना पड़ता था। इसी को भी हम लोग सिंप्लीफाई करके इसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई भी करने की हमको आदत नहीं थी। यहाँ पे उसी इक्वेशन को हम लोग पूरी तरीके से डिफरेंशिएट कर दिए हैं, तो डोमेन को वापस चेक करना पड़ेगा ही ना, डोमेन में ये चीज़ लाई करती है या नहीं बोल के चेक करना पड़ता ही है। तो रीज़न पता चल गया ना, ठीक है। इसीलिए हम लोग चेक किए थे, चेक करने पर पड़ा कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट लाई ही नहीं करता है इस इक्वेशन में। ओके, ये तो नंबर ऑफ m तो 0 आ गया। अब n को देखना है, n को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। n के लिए y एक्सिस के पैरेलल रहना चाहिए, यानी टेंजेंट इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड ऐसा कुछ रहेगा शायद। डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए बेसिकली,
डिनोमिनेटर में 0 इक्वेट करते हुए जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको 0 से इक्वेट करने पर x और y के बीच में एक रिलेशन आया। यहाँ पे हम लोगों को y की एक डायरेक्टली वैल्यू मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे x और y के बीच में एक रिलेशन मिल गया है। और इसके ऊपर गौर करेंगे तो x के और y के अलग अलग बहुत ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ और बाकी थी कि इसको है ना एक बार सेटिस्फाई कराना है आपको, इक्वेशन में पुट करके देखना है सच में ये काम करता है या नहीं। इक्वेशन में पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद y के 2 वैल्यूज़ मिल गए, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 18। लेकिन यहाँ पे देखे थे कि हम लोगों ने y के बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रहे थे, लेकिन उसको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराने के बाद उनमें से कई वैल्यूज़ कटने के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ बच गए हैं, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5/18। यस, उसके रेस्पेक्टिवली x के वैल्यूज़ भी निकाल लो, ख़त्म। निकालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको बस कितने पॉइंट्स देखना था, और वो 2 पॉइंट्स हैं, 1 2, m इज़ 0 n इज़ 2, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 हैं। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट इज, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1,3 इज। आसान सवाल, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx निकाल लो, dy/dx के अंदर 1,3 पुट कर दो, वैल्यू 8 मिल जाएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या था, इतना आसान सवाल क्यों है ये? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx, ये फिर ये, ऐसा क्या मुश्किल था यहाँ पे? जो भी हो, ज्ञान का भंडार। टेंजेंट कैन क्रॉस कर्व एट सेम पॉइंट वेयर इट इज़ टेंजेंट। कि वो बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कर्व ऐसा है तो अभी तक आप सोच रहे थे टेंजेंट छू के निकलना चाहिए, मतलब टेंजेंट है ना, ऐसा छू के निकलता है, लेकिन ऐसा टेंजेंट है ना क्रॉस भी कर सकता है, ध्यान में रख लो। और ऐसा भी हो सकता है कि टेंजेंट यहाँ से निकले छू के, लेकिन यहाँ पे जाके कट कर दे लाइन को, ऐसा भी हो सकता है। वो यहाँ पे बोले टेंजेंट एट पॉइंट कैन इंटरसेक्ट कर्व अगेन एट अनदर पॉइंट। और थर्ड वन, इफ पॉलिनॉमियल कर्व इन x and y passes through 0,0, the equation of tangent at 0,0 can be directly written by equating lowest degree terms appearing in the curve's equation equal to 0. Write the tangent's equation passing through origin for, ये बोल क्या रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। लोवेस्ट डिग्री टर्म x, y है। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन ओरिजिन पे पूछ रहे हैं, वो टेंजेंट की इक्वेशन, ना टेंजेंट जो बनेगा उसकी इक्वेशन पूछ रहे हो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इससे। इसके अंदर कंडीशन क्या थी, ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो आप है ना क्या क्या देखो, एक तो 0, ओरिजिन से पास होनी चाहिए, तो पॉलिनॉमियल कर्व रहना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैन बी डायरेक्टली रिटर्न। हाँ, तो फिर लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है यहाँ पे, 3y एंड 3x, दोनों की डिग्री 1 है। इनको छोड़ के बाकी जो भी रहेंगे ना उनको कट कर दो, आप उनको 0 बना दो। को 0 लिखने के बाद जो बचेगा ना, ये वाली इक्वेशन बच गई। यही टेंजेंट की इक्वेशन है, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, यही टेंजेंट की इक्वेशन है, y इक्वल टू x। आंसर डायरेक्टली मिल गया। आप लंबा वाले मेथड से जाओगे तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद dy/dx की ये यहाँ पे मिल जाएगी। dy/dx के अंदर से आप स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप 1 मिल गया, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ओरिजिन से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप 1 है। बस आपको स्लोप ही चाहिए था, क्योंकि उसके अलावा दूसरा पॉइंट तो आपको मालूम ही है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है। टेंजेंट थ्रू ओरिजिन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसका स्लोप भी पता है आपको। एक पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया तो आप इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन बना लो, देखो y इक्वल टू x, सेम आंसर। समझ गए?
तो यहाँ पे क्वेश्चन था, सर बोले थे लोवेस्ट डिग्री टर्म इस इक्वेशन के अंदर, मान लो ये ऐसा इक्वेशन है, ऐसे वाले इक्वेशन के अंदर लोवेस्ट डिग्री टर्म रेस्पेक्टिवली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, यही तो लोवेस्ट डिग्री टर्म है। इस इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई लोवेस्ट डिग्री थे, यहाँ पे खुद एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हैं, तो इस केस के अंदर गलत आंसर आ रहा था। तो मेरे ख्याल से लोवेस्ट डिग्री टर्म के बजाय एक्स इज इक्वल टू एक्स डिग्री 1 आना चाहिए, बोल के बोलना चाहिए, शायद वो बेहतर रहेगा। क्योंकि इसको आप जब आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे 2x आ गया, 2y dy/dx आ गया, dy/dx की वैल्यू ये आ गई और स्लोप 0 आ गया। ओके, टेंजेंट थ्रू ओरिजिन जो है ना उसका स्लोप 0 आ गया। इक्वेशन क्या रहेगा टेंजेंट का, एक्स एक्सिस रहेगा, वो पास कर रहा है ओरिजिन से और उसकी स्लोप भी 0 है बोले तो वो एक्स एक्सिस रहेगी उसकी इक्वेशन। लेकिन अगर आप सर के मेथड से जाओगे, लोवेस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यही तो लोवेस्ट डिग्री था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। इनके अलावा बाकी सबको 0 इक्वेट करने पर ये आ गया। और पहली बात, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है क्या, छोड़ो वो कमेंट नहीं करेंगे, ये गलत है क्योंकि ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन नहीं है, ये है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो फिर एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। ये गलत इक्वेशन दिख रही है मुझे बेसिकली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो फिर एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। ये तो एक लाइन की इक्वेशन है, ये एक पॉइंट की इक्वेशन बन रही है। पहली बात, ये एक पॉइंट की इक्वेशन बन रही है, ओरिजिन की इक्वेशन बन रही है, एक टेंजेंट की इक्वेशन नहीं बन रही है। इसीलिए मेरे ख्याल से लोएस्ट डिग्री टर्म के बजाय वो x⁴ और y⁴ बोलना चाहिए था। और दूसरी बात, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -3y प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे लोएस्ट डिग्री आप 2 नहीं बोल सकते, बोल सकते होंगे, लेकिन ये है ना, ये एक वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। पॉलिनॉमियल कर्व शुड पास थ्रू 0,1 0,0। देखो x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 पुट करने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, समझ गया। ओके, ये रहने दो, आगे चलेंगे तो आगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व के बीच में एंगल इज सेम एज एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। ये कर्व के ऊपर ये टेंजेंट, ये कर्व के ऊपर ये टेंजेंट, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये वाला टेंजेंट ये वाला टेंजेंट के बीच का एक्यूट एंगल याद रखो, एक्यूट एंगल, दो टेंजेंट्स के बीच का एक्यूट एंगल ही इज सेम एज एंगल बिटवीन टू कर्व। उसको कैलकुलेट आप ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। हाँ वही बोले थे मैं अभी। Two curves and intersect at more than one point, therefore more than one angle of intersection is possible. Okay. Orthogonal curve. Two curves are orthogonal if and only if slope c1 slope c2 is equal to -1। समझ कर ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट करना। अगर दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे उनके टेंजेंट के
स्लोप है, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्थोगोनल। जब भी आपको ऑर्थोगोनल कर्व कैलकुलेट करना बोलते हैं तो इन इक्वेशन को लेके ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ऑर्थोगोनल है या नहीं बोल के चेक करना है। तो मान लो एक पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा पे ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल हैं अल्फा कॉमा बीटा, और अल्फा कॉमा बीटा के अलग अलग वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। 1 से 2 जगह पर भी मतलब 2-3 जगह पर भी ये कर्व है ना ऑर्थोगोनल बन सकते हैं। तो अल्फा और बीटा के अलग अलग वैल्यूज़ भी आ सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। मान लो कि एक पॉइंट है जहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा ऑर्थोगोनल है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, वहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि उनका टैंजेंट का स्लोप, उनका टैंजेंट का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, ये रहा स्लोप 1, ये रहा स्लोप 2, स्लोप 1 इंटू स्लोप 2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए। करके देखो मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे आ गए, और x की जगह पे a डाल दिया हम लोगों ने। एक पॉइंट अल्फा, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा पे चेक करें, ए नहीं अल्फा, सॉरी अल्फा, अल्फा पुट करने ये है छोटा, y की जगह बीटा डाल दिया, और इसको भी डिफ्रेंशिएट करने पर जहाँ पे x था वहाँ पे अल्फा, y था वहाँ पे बीटा पुट करने पर ये वाला आ गया इक्वेशन। ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर -1 आ जाएगा, इसीलिए बोलेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है। चेक करो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए शायद वो, हाँ m1 m2, m1 m2 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं m1 m2 हो आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो, आ जाएगा, इसलिए ऑर्थोगोनल बोल देंगे इसको। अब इसको चेक करना है, इसको यहाँ पे सॉल्व किया सर ने। इस वाले इक्वेशन से स्लोप निकाल देना, इस वाले इक्वेशन से स्लोप निकाल दो। कहाँ है स्लोप, स्लोप ये m2 दिख रहा है, m1 कहाँ है, m1 यहाँ, सॉरी m1 यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, m2 यहाँ से निकाल लिया, x की जगह पे अल्फ़ा, y की जगह पे बीटा पुट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, और इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे थे, ये अल्फ़ा बीटा ए बी के टर्म्स में, तो ए और बी को अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में डाल देंगे तो हो सकता है हम लोग सिंप्लीफाई कर पाए। तो ए और बी को अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में पुट करने के लिए इस वाले इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन को देखें, सॉरी ये वाले और ये वाले इक्वेशन को डिवाइड करने पर ए और बी मिल गया, ए और बी इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा का क्यूब मिल गया हम लोगों को। तो ए बाई बी के बजाय ये पुट कर सकते हैं, ये पुट करने पर पता चला कि बीटा बाई अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा बाई अल्फ़ा द होल स्क्वायर आ जाएगा, जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो इट कैन नेवर बी -1। सो दिस टू कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल, इसको रॉन्ग कर देना। लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा है, लेंथ ऑफ टैंजेंट ये हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट ये हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये हो जाएगा। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, बीटा इज दिस, और ये स्लोप है। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला ये है, तो फाइंड लेंथ ऑफ टैंजेंट डिवाइड बाई dx, m निकाल लो, फिर फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, फॉर्मूला है आंसर पुट कर देना है आपको। एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1 है, -1 पुट कर दो, m यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। सब टैंजेंट सब नॉर्मल फॉर्मूला है रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन, टैंजेंट नॉर्मल, सब टैंजेंट सब नॉर्मल, डिनोट द लेंथ ऑफ, हाँ वही, ऑफ कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x एट पॉइंट दिस, अल्फा कॉमा बीटा मान लेंगे। देन इनमें से कौन से वाले ऑप्शंस करेक्ट हैं, कौन से रिलेशन सही हैं। सबसे पहले इन सब की वैल्यूज निकाल लो, टैंजेंट की वैल्यू, नॉर्मल, सब टैंजेंट सब नॉर्मल। और पहले वाला रिलेशन देखो, ST अपॉन 2010 अपॉन LSN ST को मल्टीप्लाई करने पर ये 2010 आ रहा है, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर 2010 का स्क्वायर, तो ये सही है रिलेशन। LT अपॉन LN ये कैलकुलेट किया, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, LT अपॉन LN की वैल्यू ये आ रही है, ये आ गई, और SN अपॉन NT इन दोनों को डिवाइड करना,
क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड किया है तो मॉड्यूलस ऑफ m आ रहा है। तो इन टोटल ये कांस्टेंट आ रहा है और 1, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ m था, इसको मल्टीप्लाई किया m से, 1 आ गया। और ऑप्शन नंबर सी 1 माइनस एल एस एन एल एस टी इज इक्वल टू 2010 अपॉन, इसको देखो इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, तो क्या हुआ 1 माइनस 2010 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू दिस थिंग, ये इक्वेशन गलत है। अब ये कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से एल एन का कॉमन ले लो ऊपर से और नीचे से, तो ये बन गया। इनकी वैल्यूज पता है हम लोगों को, पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने पे मालूम पड़ा कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एम स्क्वायर। रेट मेजर rate of change of x with respect to t, dx by dt is greater than 0, dx by dt is less than 0 if x increases, if x decreases. The sides of an equilateral triangle increases at the rate of root 3 centimeter per second and area increases at the rate of 12 centimeter square per second, then the sides of triangle are, और कितना है यार, थोड़ा ही होगा। If sides of equilateral triangle increases और एरिया इंक्रीजेस देन साइड ऑफ ट्रायंगल। हम लोगों को डी ए बाई डी टी पता है और ये वाला डी ए बाई डी टी भी पता है। ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है, ये एरिया का है, ये साइड का है। बस इक्वेशन ऑफ एरिया पता है आपको, उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देना, इसकी भी वैल्यू पुट कर देना, बचेगा ए की वैल्यू निकाल लेना। If area of circle increases at uniform rate, prove that rate of increase of perimeter varies inversely as its radius. एरिया का वैल्यू डिफरेंशिएट कर दिया डी ए बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। हम लोगों को डी आर बाई डी टी चाहिए, हम लोगों को डी आर बाई डी टी है ना, के अपॉन 2 पाई आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। डी आर बाई डी टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, so increase of perimeter should also be inversely proportional to radius। देख लो आप, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है, डिफरेंशिएट कर दिया, डी आर बाई डी टी यहाँ पे, डी आर बाई डी टी के बजाय ये पुट कर दो, ये पुट करने पे मालूम पड़ा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके सर, अ वाटर टैंक हैज शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन whose semi-vertical angle is tan inverse half. Water is poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per second. Then rate at which level of water is rising at the instant when depth of water is 10 meter. ऐसा आएगा ना, वाटर टैंक है और सेमी वर्टिकल एंगल मतलब सेमी वर्टिकल एंगल ही थीटा है, यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल दिया गया है आपको, tan इनवर्स हाफ, यानी कि इसको सॉल्व करने पे tan इनवर्स हाफ, इसका मतलब r है ना इज़ हाफ टाइम ऑफ h। r की जगह पे आप h/2 लिख सकते हो, r की जगह h/2 लिख देना तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा। अच्छी बात है ना वेरिएबल कम होना, r की जगह h/2 लिख दो। और क्या दिया गया है, इसके अंदर पानी भर रहे हैं और पानी भरने का रेट एट विच वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, पानी भरने के बाद वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है ना वो ये है 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। वॉल्यूम की फॉर्मूला ये है इस कुएँ का, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट लेवल ऑफ वाटर मिल गया। और आपको इसकी वैल्यू दी गई है और डी एच बाई डी टी की भी वैल्यू दी गई है, नहीं क्या नहीं दी गई है, हाँ नहीं दी गई है, ये फाइंड करना है हम लोगों को। कुछ नहीं, इसकी वैल्यू पुट कर देना। और हाइट क्या है, हाइट 10 मीटर पर चेक करने पूछे हम लोगों को, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देना, डी एच बाई डी टी मिल जाएगा, डी एच बाई डी टी की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ बलून ऑफ स्फेरिकल शेप बीइंग इन्फ्लेटेड increases at a constant rate.
ये थोड़ा लंबा जाएगा. If initially the radius of balloon is 3 unit and after 5 seconds it becomes 7 units, then radius after 9 seconds is. इसको यहाँ पे देखते हैं. टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था. t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे 7 सेंटीमीटर हो गया. t इज इक्वल टू 9 मिनट्स पे क्वेश्चन मार्क है. रेडियस क्वेश्चन मार्क है. और क्या दिया गया है, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज कांस्टेंट. इज कांस्टेंट ये दिया गया आपको. तो डी एस बाई डी टी की जगह ये लिख दिया हम लोगों ने. यहाँ से डी आर बाई डी टी कैसे डिपेंड करता है हम लोगों को मालूम पड़ गया. इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. आगे हम लोगों ने क्या किया, ऐसा होता है जब आप है ना इंटीग्रेशन बहुत दिनों के बाद पढ़ते हैं ना, इससे गलती करना शुरू करते हैं. तो इसको हम लोगों ने डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे डी टी आ गया और ये डी टी कर दिया. डी टी कटने के बाद में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे. इंटीग्रेट कर दिया. यहाँ पे 1/r dt है. यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dr है. तो पहला क्वेश्चन था, इसको टाइम के टर्म्स में इंटीग्रेट करना और इसको रेडियस के टर्म में इंटीग्रेट करना, ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स. ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. और दूसरी बात, यहाँ पे टाइम और रेडियस अलग अलग है ना, इसलिए क्वेश्चन आया था. मतलब हाँ, हाउ टू राइट आर इन टर्म्स ऑफ टी. आर को टी के टर्म्स में कैसे लिखें, क्योंकि 1/r dt हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो आर को टी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. और हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते जो यहाँ से निकाले थे. अगर आप ये वाले फॉर्मूले से आर की वैल्यू पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 1 या 0 इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आ जाएगा. ओके ये सवाल आ गए थे यहाँ पर ही बहुत टाइम तक अटके थे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद इंटीग्रेशन पढ़ने पर बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था, वाई एक्स है तो हम लोग वाई को इंटीग्रेट और एक्स को इंटीग्रेट अलग कर सकते हैं, या वाई डी वाई एक्स डी एक्स रहना ज़रूरी है. ये पहला क्वेश्चन था. और हाँ यही था शायद. और इसको सॉल्व करने का आसान तरीका यही था, हमारा जहन नहीं चल रहा था ना बहुत दिनों के बाद करने से इंटीग्रेशन. क्या करना था, बहुत आसान था. देखो ये जो आर है ना, आर को इधर भेज दो. आर को इधर भेज दिया, आर को आर के साथ, टी को टी के, जो भी टी है ना डी टी के साथ में रहना चाहिए था. अब इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं आप. डी टी की जगह पे टी आ जाएगा, आर डी आर की जगह आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा प्लस सी. इतना ही. और यहाँ से आप सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं. सबसे पहले टी इज इक्वल टू 0, आर की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. फिर बाद में टी की जगह पे 5 पुट कर देना, आर की जगह पे 7 पुट कर देना और सी पुट कर देना, तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी. अब के की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू सी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू निकालना है तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो आप. ऐसा कर सकते हैं. तो पॉज है क्या ऑप्शन. पॉज का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है. ज्ञान के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिराइवेबल. मोनोटोनिसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजेस को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं. और मोनोटोनिक ग्राफ y इज इक्वल टू ए की पावर x, ये पता है ना. नॉन मोनोटोनिक ग्राफ जो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दोनों भी है. मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एक पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है फंक्शन तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. इसको चेक करना बहुत आसान है. इस ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट से बड़ा रहना चाहिए, फिर ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट से बड़ा रहना चाहिए. खत्म. It must be noted that we can talk of monotonicity of f of x at x is equal to a only and only if x is equal to a lies in the domain of f of x. मोनोटोनिसिटी की बात आप तभी कर सकते हो जब
एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइंड रहे, मतलब फंक्शन डोमेन में रहे, ऐसा नहीं कि फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन गायब। आपको परवाह नहीं करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, या डिराइवेबल है या नहीं, वो आपको चिंता नहीं करना है। जैसे कि ये वाले पॉइंट पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं हम लोग, तब कि यहाँ पे नॉन डिराइवेबल है, यहाँ पे भी बोल सकते हैं आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, फिर भी आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हो, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, ऐसा ये यहाँ पे चला गया और ये ऐसा, यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है इस पॉइंट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं, इसको आप नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे, क्योंकि ये इंक्रीज भी नहीं कर रहा है, डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, मतलब नॉन मोनोटोनिक है। इंक्रीज डिक्रीज ऐसा क्या बोले, नॉन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, कंप्लीट इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहने, मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल देखिए। monotonically increasing at each and every point in interval, then monotonically increasing in the interval। वही रिपीट कर रहा हूँ फिर से भाई, धोखा। और इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं, बोल रहा है एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हो आप। लेकिन कभी कभी एफ डैश डिवाइड बाई डी एक्स 0 आएगा, लेकिन वो फंक्शन फिर भी इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा। एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू 0, फिर भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू 0, फिर भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो फाइनली क्या बोल सकते हो आप, एफ डैश की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी, 0 और 0 से बड़ी तो फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, 0 या 0 से छोटी तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और ये हर बार भी काम नहीं करेगा। देखो अगर फंक्शन ऐसा है, ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पे ये काम ही नहीं करेगा। एफ डैश कैसे निकालोगे इस पॉइंट पे, समझ गए। यहाँ पे एग्जांपल भी था, देखो उसी चीज़ का, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल रहे हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो इक्वेशंस रहते हैं ना, इक्वेशन वो कंटिन्यूस रहते ही है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, ऐसे अक्सर इक्वेशन जो भी रहेंगे ना पॉलिनोमियल, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल रहेंगे। लेकिन अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक फंक्शन और यहाँ पे एक फंक्शन, फॉर एक्स बिलोंग्स टू समथिंग, फॉर एक्स बिलोंग्स टू समथिंग, ऐसा आ जाएगा बोले तो जब आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। और ऐसा वाला फंक्शन जहाँ पे मॉड्यूल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये वाला फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन दिस, व्हेन एक्स इज़ लेस देन दिस। इसी को आप इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो ना। इसीलिए जब भी आप इसको ऐसे वाले फॉर्मेट में मिलेगा ना आपको इक्वेशन, तब प्रॉब्लम होगा आपको। नहीं तो अक्सर मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज ऐसे ही निकलेंगे आपको अक्सर। लेकिन थोड़े ही फंक्शन रहेंगे जो प्रॉब्लम देंगे, इसीलिए हम लोग ये फार्मूले को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो इसी को फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हुए, एफ डैश ग्रेटर देन 0 फॉर दिस फंक्शन टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, कंडीशन डाल दिया। कंडीशन डालने पे ए शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉस ऑफ एक्स, यानी कि कॉस के सबसे बड़े वैल्यू से भी बड़ा रहना चाहिए ए, ये याद रखना। हाँ, कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा रहना चाहिए ए। मिल गया जवाब। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 2x³ माइनस 3ax² प्लस 9ax माइनस 1 इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, यानी एफ डैश इज ऑलवेज लेस देन 0, एफ डैश ऑलवेज लेस देन 0 डाल दो अंदर। डाल के देखो ए बी के वैल्यू, फाइंड ए पूछ रहे हैं ना, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी उसके लिए। ये ऑलवेज लेस देन, एफ डैश ऑलवेज लेस देन 0 होने के लिए पहली बात ये नेगेटिव होना चाहिए,
नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। डी शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको भी सेटिस्फाई कराने पे एक ये वाली रेंज मिल गई। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे फाइनल आंसर ये मिल गया। लैम्डा स्टार भी लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, यानी कि लैम्डास के अलग अलग वैल्यूज हैं, उनमें से लैम्डा स्टार इज द लार्जेस्ट वैल्यू। समझ गया? फॉर विच द फंक्शन एफ लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स क्यूब माइनस 36 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस 48। यहाँ पे एक्स क्यूब भी दिया है, सॉरी एक्स भी दिया है और लैम्डा भी है, दो वेरिएबल के जैसे दिख रहे हैं। वो इज़ इंक्रीजिंग, देखो देखो ये वाला फंक्शन है ना, इज़ इंक्रीजिंग। एक्स क्यूब है लेकिन फिर भी इंक्रीजिंग है बोल रहे हैं वो, देखो। और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरे रेंज के ऊपर, ऐसा नहीं कि एक इंटरवल के अंदर, पूरे के पूरे एक्स बिलोंग्स टू आर के अंदर ये वाला फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग बोल रहे हैं वो। और इतनी बात नहीं, यहाँ पे आप लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं बोल रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज हैं, बिल्कुल हमको यहाँ पे मालूम पड़ गया था। अलग अलग वैल्यूज है लैम्डा के, जिसके अंदर लैम्डा स्टार इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। तो लैम्डा के भी अलग अलग वैल्यूज पुट कर भी सकते हैं हम लोग। देखो कितना अच्छा है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर। और लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग फाइंड करने के बाद मालूम पड़ा था कि 0 से लेकर 1/3 तक कौन से भी वैल्यूज़ ले सकते हो आप, इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ सकते हैं। ये 0 से लेकर 1/3 के बीच में कौन से भी वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन के अंदर, फिर भी ये वाला इक्वेशन विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, एफ लैम्डा स्टार 1 प्लस एफ लैम्डा स्टार -1। एफ लैम्डा स्टार से पहले लैम्डा स्टार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, उसके बाद में एफ लैम्डा स्टार 1 प्लस एफ लैम्डा स्टार -1 की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। लैम्डा स्टार निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो। फॉर दिस टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए पहली बात। और ये कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, या इसके ऊपर रहना चाहिए। वो डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी डी इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कराने के बाद लैम्डा के वैल्यू मिल गए। इन दोनों को सेटिस्फाई कराने के बाद फाइनली लैम्डा का रेंज ये मिल गया 0 से लेके 1/3। तो इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू लैम्डा का 1/3 है, जिसको लैम्डा स्टार बोल रहे हैं हम लोग। बस एफ ऑफ लैम्डा स्टार -1 की वैल्यू 4 ये है, और एफ ऑफ लैम्डा स्टार +1 की वैल्यू ये है। ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इज नॉट डिक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग। ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए आपको, तो एफ डैश ग्रेटर देन ज़ीरो डाल दो। तो ये फिर ये यहाँ पर आ गए, ए इज़ लेस देन 2/3 + 1 + 4x³ 4x²। ये शुड ऑलवेज बी लेस देन दिस थिंग। ये कितना छोटा हो सकता है ना, उससे भी छोटा रह के बताना है ए को। कंडीशन ये है, आप एक्स ये सबसे छोटा कब होगा, देखो सबसे छोटा कब होगा, जब एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे है एक्स का रेंज। एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी π/6 है, π/6 पे ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये सबसे छोटा हो जाएगा। और ए को उससे भी छोटा रह के बताना है, तो π/6 पुट करने के बाद आपको ये आ जाएगा 6/π² + 9। तो ए शुड बी ऑलवेज लेस देन 6/π² + 9। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए विल बी 6/π² + 9। 6/π² + 9। तो एफ ए मैक्स यानी ए डैश π/8 ये है, ये मिल जाएगा आपको, ये है वो चीज़। और ये इनमें से किसी को भी मैच नहीं कर रही है, तो नन ऑफ दीज बोल देंगे। मुझे समझ नहीं आया यार, चेक किए नहीं ना सर ने वहाँ पे सॉल्व किया था क्या, इसके अंदर नहीं मिला होगा, स्लाइड के अंदर हो सकता है, हो सकता है वैसा भी।
पता नहीं, इसको सॉल्व करके देखना चाहिए था, सॉल्व कैसे करते हैं बताना चाहिए था, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है। जो भी हो, सर ने है ना यहाँ से एक और मेथड से सॉल्व करके बताया था, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, स्किप कर देंगे। BKG साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ज़ीरो है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी पहले इंक्रीजिंग फिर ज़ीरो फिर इंक्रीजिंग, तो फंक्शन इसको स्मूथ आउट कर दो, फंक्शन इज इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे पहले डिक्रीजिंग फिर ज़ीरो फिर डिक्रीजिंग, स्मूथ आउट कर दो, ऐसा बन जाएगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग बोल सकते हो आप। पहले इंक्रीजिंग फिर ज़ीरो फिर डिक्रीजिंग, फंक्शन ये मैक्सिमम बन जाएगा आपका, नॉन मोनोटोनिक। पहले डिक्रीजिंग फिर ज़ीरो फिर इंक्रीजिंग, मिनिमा बन जाएगा। ओके, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, वेर एक्स बिलोंग्स टू आर इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब पूछ रहे हैं आपको। उसके लिए एफ डैश निकाल दो, एफ डैश की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर आ गए, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इतना चीज़ इग्नोर कर दो इसको, बस ये आइए वे भी कर्व मेथड लगा देना, वे भी कर्व मेथड लगाने के बाद ये मिल गया, एफ डैश इज नेगेटिव ईयर पॉजिटिव ईयर नेगेटिव ईयर। सो हाफ से लेके वन तक इन प्लस है, यानी इंक्रीजिंग है फंक्शन, इंक्रीजिंग इन हाफ से लेके वन, बिल्कुल सही। ये सब गलत है, चेक कर लो आप। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के अंदर अगर x2 बड़ा है तो f ऑफ x2 भी बड़ा रहना चाहिए, बस इतनी सी बात। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के अंदर अगर x2 बड़ा है तो f ऑफ x2 छोटा रहना चाहिए। उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, f फंक्शन ऐसा डिफाइन किया है और g फंक्शन ऐसा डिफाइंड है। देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ अल्फ़ा द इनइक्वालिटी होल्ड्स, अल्फ़ा का रेंज बोलिए जिसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी सही रहनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया देखो, इसको आसानी से सॉल्व किया। देखो फंक्शन f है ना, f डैश की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, सो फंक्शन f इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। g डैश की वैल्यू लेस देन जीरो, तो फंक्शन g इज़ डिक्रीजिंग। तो हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर ये f ऑफ x ग्रेटर है इससे, f ऑफ दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस वन, श्योरली x शुड बी ग्रेटर देन दिस x। वही तो हम लोग देखे थे यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के अंदर, f ऑफ x2 बड़ा है तो x2 भी बड़ा रहना चाहिए। तो f ऑफ दिस x इज़ ग्रेटर देन f ऑफ दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, उसी को लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। और g डिक्रीजिंग है, तो अगर ये वाला g बड़ा है तो इसका x बड़ा रहना चाहिए, तो हम लोगों ने इनइक्वालिटी को यहाँ पे पलटा दिया। इनइक्वालिटी को पलटाने के बाद अल्फ़ा का रेंज मिल गया, ख़त्म। एस्टैब्लिशिंग इनइक्वालिटीज, तो बस यही पाठ होंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रूव दैट 2 sin x plus tan x is always greater than equal to 3x। For this to be greater than 3x, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, f ऑफ x ऐसा है समझ लो, f ऑफ x ये है, दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ओके। और ये f ऑफ x है, तो फिर f ऑफ x, इसको f ऑफ x लिख सकते हैं, और f ऑफ x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तो फिर f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी रहनी चाहिए, इंक्रीजिंग रहना चाहिए f डैश x। और f ऑफ आखिरी मतलब f ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ x f ऑफ 0 रहेगा, f ऑफ 0 भी 0 से ऊपर या 0 के बराबर रहना चाहिए, 0 से नीचे नहीं रहना चाहिए।
उसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होने के लिए ये ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन डी होने के लिए ए एम जी एम लगा सकते हो आप। इनका कॉस एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, इनका ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम, ये कंडीशन मिल गया आपको। दिस इज़ ग्रेटर देन 3 मिल गया यहाँ से, तो आप बोल सकते हो ये ग्रेटर देन 3 है, यानी एफ डैश ग्रेटर देन 0 है, यानी फंक्शन एफ इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, और फंक्शन इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग और लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इटसेल्फ इज़ 0, इज़ नॉट लेस देन 0, इटसेल्फ इज़ इक्वल टू 0, तो जो भी रहेगा उसके आगे वो 0 से ऊपर ही रहेगा, यानी कि ये वाला फंक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाला फंक्शन इज़ मतलब ये चीज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3x। उसी चीज़ को यहाँ पे भी सॉल्व किया है वैसे ही, ये लिख के दिया था आपको, हम लोगों ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब प्रूव करना है ये प्रूव करने के लिए एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, वो मिल गया हम लोगों को, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, वो भी मिल गया हम लोगों को। यहाँ पे 0 मिल गया था, 0 से नीचे नहीं गया था, इसलिए सही है। आगे बढ़ भाई, आइसोलेटिंग रूट यूजिंग मोनोटोनिसिटी, प्रूव दैट एज नो रूट, प्रूव दैट दिस एज नो रूट इन 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 में रूट ही नहीं रहना चाहिए बोले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। पहले सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पर आ गया नो। यहाँ पे आप सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नो रूट का मतलब क्या हो गया। हम लोग रूट का मतलब अभी तक ये सोचते थे कि एक्स की जगह पे क्या पुट करें जिसकी वजह से पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। आप तो बोल रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू 5 आ रहा है ना, वैसा नहीं है वो। यहाँ पे रूट का मतलब ये है कि एक्स की जगह पे क्या पुट करें ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, वही तो आपको और समझाने का आसान चीज़ है। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर आ गया आप एफ ऑफ एक्स, और हम लोगों को नो रूट मतलब ये वाली इक्वेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। फॉर दिस इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग होना चाहिए, और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 0 के ऊपर या 0 के नीचे ही रहनी चाहिए। मतलब छोड़ो भाई, सबसे पहले क्या है देखनी, एफ ऑफ एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस इन 0 से लेकर 2। वो कैसे सॉल्व किया भाई, यहाँ पे सॉल्व किया। एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स निकाला, और एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चला हम लोगों को। इंक्रीजिंग कहाँ पर है, डिक्रीजिंग कहाँ पर है, और हम लोगों को क्या देखना है 0 से लेकर 2 के बीच में रूट है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोगों ने देखा 0 से लेकर 2 के बीच में एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, यानी फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। 0 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन है ना डिक्रीज़ कर रहा है, ओके। और एफ ऑफ 0 पे वैल्यू -4 है और 2 पे वैल्यू -16 है, तो ये कभी भी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ख़त्म। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज क्वेश्चन मार्क। कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के, रेंज भी दिया गया है क्या, नहीं, पूरे नंबर लाइन पे चेक करना है आपको। तो फिर सबसे पहले इस इक्वेशन को लेके डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके आपको बस ये याद रहना चाहिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। ये सिंप्लीफाई कैसे करना है बोले तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये ऑलवेज पॉजिटिव मिल जाएगा, तो बस ये 2 चीज़ हैं, वे भी कर्व लगा दो, तो एफ डैश कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा आपको। सॉरी, यहाँ पे ये एफ डैश है क्या एफ है, कहाँ गया मैं, ये एफ डैश है या एफ ऑफ एक्स है पता नहीं, ये एफ डैश है भाई, नहीं यहाँ पे है ना एफ डैश लिखा हुआ है, सॉरी। एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव हम लोगों को पता चलेगा, और एफ डैश यहाँ पे 0 है, यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, ओके। इक्वेशन बना दो एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू ये आ रही है, -1 पे ये आ रही है, ओके। तो पहली बात फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। एक बार एक्सिस को यहाँ पे कट कर दिया, और इससे बात है ना फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब ऐसा आएगा, मतलब यहाँ पे एक बार कट करेगा, और यहाँ पे फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग है बोले तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर एक बार कट करेगा, तो फिर 3 पॉइंट्स। आगे बढ़ो, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। काफ़ी आज के लिए।